Hello everyone, welcome to Geology Concepts on our second podcast. इस पॉडकास्ट में we'll discuss how to prepare GATE, NET and GSI together. ये बहुत ही बड़ा इशू है and to discuss this I have with me Sagar. Hello Sagar. हेलो हर्ष, So कैसे हो? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यार. मतलब एक पोल भी मैंने किया था कि किस चीज़ पे वीडियो बनाना है तो इसको 50% से ज़्यादा वोट मिले कि भाई गेट नेट और जीएसआई एक साथ तैयारी कैसे करें इसकी. राइट, काफी लोगों को इसमें परेशानी मतलब होती ये है। एक तरह से मेजर एग्जाम है लेकिन कुछ बीएचयू की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ और एग्जाम्स की भी हैं. तो एक ये है कि जियोलॉजी के जितने एग्जाम्स हैं उनको कैसे एक साथ टैकल करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कोई सारे एग्जाम देता है. राइट। तो ये चीज़ सही में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर अलग से कैसे प्रिपेयर करें, क्या है। कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों को, तो आज हम लोग यही डिस्कस करने की ट्राई करते हैं हाँ, तो इस पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि और एक प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरह से आपको किस चीज़ को नहीं भूलना है, किस चीज़ पे मतलब क्या चीज़ एकदम बेसिक है, तो वो पूरा डिस्कशन होगा. राइट। और हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, तो इन प्रिंसिपल को आप उठा के कोई और एग्जाम भी अगर आप देना चाहते हो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. राइट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. या लेट्स स्टार्ट. तो अगर किसी भी सबसे पहले बिल्डिंग बनानी हो इसमें या कुछ भी आपको पार्क बनाना हो या आपको डैम बनाना हो, फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट. राइट, तो ये तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको अपने कंसेप्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मेन केक है. ठीक है. हाँ. उसके बाद आपको जो उसमें ऐड करना है वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट Right. आपके क्लियर होने चाहिए. इसके सिवा और कोई मतलब कोई तोड़ नहीं, यू कैन नॉट, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही है. इट्स लाइक कि ड्राइविंग सीख, कहीं जाना है तो ड्राइविंग तो सीखनी ही है, फिर आप कहाँ जाते हो क्या करते हो दैट इज डिफरेंट. तो एक सॉलिड जियोलॉजी का बेस बनाना है जिसमें आपको उस टॉपिक के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो पता हो. तो उसमें तो लगता है टाइम. तो उसके लिए आपको या तो आप जैसे बीएससी में हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो उस तरह से शुरू कर सकते हैं. क्या लगता है आपको कि पहले से शुरू कर देना चाहिए या कुछ लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं? ये तो एक तरीके से मैं ऐसा कहूँगा, देखो काफ़ी लोग अभी हमें सुन रहे हैं. ठीक है, तो कई लोग होंगे जो बीएससी एमएससी के जो स्टार्ट ही कर रहे होंगे, कई लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो मैं बता देता हूँ, एक जनरल ऑडियंस के लिए बता देता हूँ. एक चीज़ तो है कि आप जब भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप जियोलॉजी में डिग्री तो ले ही रहे हो, आपको वो टाइम तो स्पेंड करना ही है, मार्क्स स्कोर करना है, सेमेस्टर देना, एग्जाम सेमेस्टर देना, देना, एग्जाम देना, वो सब करना ही है. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या करना चाहते हो, जो आपके 1 साल 6 महीना जो आपका जाएगा एक सेमेस्टर में, वो आपका जाएगा ही, वो वापस नहीं आने वाला. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टाइम जाने वाला तो जाने वाला, ये उसके बाद आप देखिए कि आउटकम क्या निकले. तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे बेस्ट है कि आपकी जब वो सेमेस्टर में जब भी उसकी पढ़ाई हो रही है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें. जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन एडिशनली कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है हर टॉपिक, है ना जी. तो वो तो अपने को प्रिपेयर करनी है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ के क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हमने भी बीएससी एमएससी किए, तो ये होता है कि कुछ टॉपिक कुछ टीचर्स होते हैं बहुत इजीली चीज़ों को ले लेते हैं कि हाँ, मतलब ये हाँ कह सकते हो आप कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप कितना ही आप उस पर. हाँ, तो कई बार नहीं समझ में आ रहा है क्या, कई बार बहुत ही हम लोग बोलते हैं इजी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, तो हो जाता है कि बहुत इजी पास हो जा रहा है, लेकिन और उसमें मेरे ख्याल भी से कभी कभी ये भी होता है कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो पूछा ही नहीं जाता है. हाँ, मतलब थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ाया, मतलब अलग वो रिसर्च पर्सपेक्टिव है या कोई और पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है, या टीचर का अपना ही भी कुछ होता है कि मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ. राइट. तो एकदम मतलब ये नेचुरल भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट एग्जाम की तैयारी नहीं करवाएगा ना. राइट, तो उसमें ये करते हुए चलना है कि कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको आपको फॉलो करते हुए जाना है, तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जहाँ पर सेमेस्टर में जहाँ पर टॉपिक चल रहा है वहाँ पर तो अच्छा स्कोर हो ही जाएगा, और आपका एक सॉलिड बेस भी बन जाएगा. और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर, किसी भी कारण से आपका वो टॉपिक छूट गया है, और अभी आप लेट्स से 1 साल है आपके पास, आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, कुछ टाइम है आपके पास प्रिपेयर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपको थोड़ा अहेड प्लान करना चाहिए. जैसे आप अभी सोच रहे हो तो आपको 1 साल का टाइम ले लेना चाहिए कि मुझे लेट्स से 23 में देना है. हाँ, मतलब जो एमएससी में है या फाइनल ईयर में एमएससी में है तो वो अभी से शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट, तो जो नेक्स्ट ईयर के जितने एग्जाम है उनको टारगेट करें. राइट. तो मेरे हिसाब से इसमें 1 साल का टाइम जो है वो काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है,
तो अगर आप 1 साल से प्रिपेयर करो, ये मोर देन इनफ टाइम है, और आप आराम से कोई भी टाइप के एग्जामिनेशन हो, चाहे नेट हो, चाहे जीएसआई हो, चाहे गेट हो, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो 1 साल पहले आपको स्टार्ट कर लेना है प्रिपरेशन। हाँ, 1 साल पहले। और ये भी नहीं कि आपको आप डेली 10-10 घंटे पढ़ना है। 1 साल अगर आप दे रहे हो तो आप डेली 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा दे के भी आराम से प्रिपेयर कर सकते आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक आपका स्ट्रेटजी और दूसरा कि आपकी कंसिस्टेंसी। हो। कंसिस्टेंसी एक्चुअली मेरे ख्याल से वेज मोर देन स्ट्रेटजी, यस यस क्योंकि कंसिस्टेंसी इज समथिंग which sounds easy but it is actually very difficult. यस यस है, मतलब सिंपल है, ऐसा कह सकते हो, सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। हाँ, ठीक है, simple समझने है के लिए लेकिन सिंपल है easy लेकिन ईजी नहीं। तो कंसिस्टेंसी रखनी है आपकी कि हर दिन 2 घंटा 3 घंटा उसके लिए देना है। ठीक है, तो फिर वो उसी की जैसे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एसआईपी चला रहे हैं तो आप फिर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहो तो बाद में फिर वो तो कंपाउंड उसका होता है, रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलता है। रिटर्न तो अच्छा ऐसा ही मिलता है। है। लेकिन कई लोगों को बिलीव नहीं होता ना शुरुआत में बहुत धीरे धीरे पैसा बढ़ता हाँ, है लेकिन जब कंपाउंड इफेक्ट देखो तो वो एक्सपोनेंशियल कर्व ही है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी बना के रखना है, विच इज 1-2 दिन हो सकता है, चलो मतलब नहीं पढ़ा तुमने कर दिया, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हम भाई उस मोड में है कि हमें डेली थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो वो चीज़ करनी। तो बेसिक पहली चीज़ कि कंसेप्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो दैट इज द बेसिक थिंग। अब आता है कि आपको प्रिपेयर कैसे करें। अब जैसे 1 साल का आपके पास टाइम होगा तो प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, हाँ। तो लेट्स से 1 साल का एक टाइम है जो कि गुड इनफ टाइम है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें आप कैसे आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये बात है कि देखो, जियोलॉजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो काफ़ी आप ज़्यादा। अगर ऐसा समझ लो कि आपके पास 15 टॉपिक्स है और आपके पास 1 ईयर है। अब 1 ईयर तो हमने एग्जाम के हिसाब से बताया, उसमें से आप 8 मंथ्स ले लीजिए अपना कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और 2 महीने के आसपास आप ले लीजिए एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए। 6 to 8 मंथ्स तो लगेंगे ही। तो इस हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो यू हैव 10 मंथ्स एंड यू हैव 15 टॉपिक्स। तो ऑन एन एवरेज यू हैव अराउंड 3 वीक्स टू 1.5, प्रिपेयर। हाँ। 3 वीक्स के आसपास एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए रहता है। ठीक है? तो 3 वीक एक अच्छा टाइम होता है अगर आपने ऑलरेडी बीएससी एमएससी में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो भी 3 वीक्स हाँ, पढ़ भी रहे हो तो आप 3 वीक में आप कर सकते हो एक टॉपिक को। ठीक है, 3 वीक देना है एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने में। बट वो इनफ नहीं है। वो इनफ नहीं है, लेकिन ठीक है अगर प्रिपेयर कर ले तो इनफ। प्रॉब्लम क्या है कि इतना वास्ट टॉपिक है। अब जियोलॉजी आप सब्जेक्ट को थोड़ा समझिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कि एकदम ही समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत कर लोगे उस पर तो ग्रास्प हो जाएगा आपको कंसेप्ट क्या चीज़ है। लेकिन होता यह है कि विद टाइम जैसे आप दूसरे कंसेप्ट ऐड करते जाते हो तो आप पुरानी चीज़ें भूलते जाते हो। यस, और मोर सो इन सब्जेक्ट्स लाइक जियोलॉजी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन ऐसा है जो पेलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, ओवोजियोलॉजी टाइप का। राइट राइट मेरे ख्याल से हर टॉपिक में ही कुछ ना कुछ याद करने का तो है ही, राइट। तो जो आपको याद करना। या तो इसमें आप एक चीज़ ये कर लो कि रिवीजन की एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, और अच्छे से उसको एक स्ट्रेटजी बना के रखो और उसको फॉलो करो। जितनी भी सिंपल आप स्ट्रेटजी रखो उसका कोई बात नहीं कि मुझे अब ये रिवाइज करना है तब ये रिवाइज करना, लेकिन एक प्लान होना चाहिए आपके पास और उस प्लान से आप स्टिक करते हुए चलिए और वो आपको बार बार रिवाइज करते चलिए। अब कितनी बार रिवाइज करना है, तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट हर टॉपिक, क्योंकि देखो एक बार आपने 3 वीक्स दे दिया ना, उसके बाद रिवीजन करने में तो उसको कम टाइम लगता है। तो आपके हर सक्सेसिव रिवीजन कम टाइम में लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग 4 बार रिवाइज कर लेना चाहिए हर टॉपिक। ठीक है, तो आपके दिमाग में फ्रेश। जैसे हम लोग अपने अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में, उनको भी हमने एक स्ट्रेटजी दे रखी है कि भाई आपको प्लान नहीं करना है, हम प्लान कर देते हैं आपका, और उनको बता दिया कि भाई आज आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो उससे उनका ये दिमाग से निकल जाता है कि मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग वाला पार्ट अपने ले लेते हैं, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें क्या रिवाइज करना है, बस तुम कर लेना। राइट। बट ये चीज़ है कि अगर आप अलग से भी तैयारी कर रहे हो कहीं पर भी आप, तो आप रिवीजन का ध्यान रखें और उससे 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करके रखें। ठीक है, आपको ऐसा लगता है सिंसियरिटी है अगर स्टूडेंट में तो अपने आप रिवीजन आ जाएगा उसके में, कि सिंसियर स्टूडेंट्स भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे? नहीं, बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस करते, क्योंकि ये होता है ना किस चीज़ पे ध्यान देना है तो पता नहीं होता ना। अब वो हो सकता है कि स्टूडेंट तो बहुत हिट एंड ट्रायल में चल रहा है कि भाई पहले एक बार नेट दिया, फिर नहीं हुआ, फिर एक बार दिया। कई लोग हैं ऐसे, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन नहीं। ये होता है, ये बिल्कुल होता है। और ये होता है कि वो बहुत ध्यान से बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है एक टॉपिक के लिए,
ठीक है, लेकिन तब तक वो दूसरा टॉपिक भूल जा रहा और ऐसे 15 टॉपिक मतलब है, तो टफ है थोड़ा, तो एक स्ट्रैटेजी होना इज वेरी वेरी गुड। या अगर आपको स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी क्लियर है ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मुझे जो लगता है। तो ये है कि स्ट्रेटजाइज करके आप 4-5 बार या 3-4 बार तो at least हर बॉटम topic लाइन ये कि स्ट्रैटेजी बनाओ, और एटलीस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि जिसमें एक टॉपिक एटलीस्ट 4 बार तो रिवाइज हो ही जाए विद इन अ ईयर स्पैन। बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी है। अब अब आपका आता है मतलब मेन एग्जाम। क्या आपका हो गया कंसेप्ट का, ठीक है। अब आ गया है आपका कि उसको उतारना कैसे एग्जाम में, जो आपका नॉलेज। तो हर्ष, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि एग्जाम्स को जस्ट डोंट टेक इट एज इट इज टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। Right. ये आपके नॉलेज को तो टेस्ट करता ही है, साथ साथ में आपकी एफिशिएंसी को भी टेस्ट करता है कि आप अगर अंडर कितना प्रेशर आप कैसा परफॉर्म करते हो। यस और कितने एफिशिएंटली आप अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हो। मतलब एफिशिएंसी कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हो, तो इसको ऐसा समझो, कई बार एग्जाम दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने बहुत कॉमन है सुनी होगी कि मुझे ये टॉपिक आता था लेकिन वो क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, टाइम नहीं मिला, ठीक है। यार ये क्वेश्चन जो होता है इसमें मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, थोड़ा सा इसमें मैं ध्यान दे सिली देता। मिस्टेक्स का तो मैं ख्याल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। या मतलब वो एक वो पेंडेमिक है एक तरीके का, ठीक है। हाँ, वो एग्जिस्ट ही कर रहा है, एग्जिस्ट ही कर रहा है वो, ठीक है। उसका कोई वैक्सीन नहीं मिला अभी। लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब चलो ठीक है, कुछ सिली मिस्टेक्स आप हो ही जाती हैं, मतलब ह्यूमन एरर कह लो या जो भी कह लो, या तो इसमें बट मिनिमाइज तो कर ही सकते बेस्ट चीज वही है कि अगर आप इसमें भी अगर थोड़ा दिमाग लगा के और कंसिस्टेंटली लगा के कुछ चीजें करेंगे तो आपका रिस्क ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन है तो आपको बस कुछ लोगों से अच्छा करना है। हाँ, ये कंपटीशन भी है, वही बात सही है कि कंपटीशन है तो आपको कुछ ना कुछ तो बेटर आपके पास होना चाहिए। Right. तो हो सकता है नॉलेज लेवल पे आप लोग सब सेम हो, लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी बेटर है टेस्ट देने की तो आप थोड़ा हाई स्कोर कर लेते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में उतार लेना है कि सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है। अगर सिर्फ नॉलेज की बात होती तो एग्जाम 3 घंटे का क्यों ले रहा है, आपको 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दे देते सेम मार्क्स के लिए, अपने हिसाब से कर लो, नॉलेज ही टेस्ट हो रही है ना उसमें। लेकिन 3 घंटे में ही करना है और 3 घंटे में ही आपको करना है। स्कोर मैक्सिमम करना है। बिल्कुल। और और एफिशिएंसी ऑफ कोर्स। ये मतलब ये जरूर तो एफिशिएंसी आपको लेके आना है कि आपको जितना आता है, मतलब इस तरीके से समझो, आपकी 100% एफिशिएंसी तब होगी जब आपने एक एग्जाम दिया और आपको जितना आता था उतना सब आप स्कोर करके आए, वो Right. होगा 100% एफिशिएंट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपको 80% ऑफ द सिलेबस आता है तो 80% मार्क्स आ आपको 80% मार्क्स आ जाने चाहिए। मतलब ये हमारा एकदम बेस्ट सिचुएशन है। बेस्ट सिचुएशन है, ठीक है। और 80% मार्क्स पे तो तुम्हें हर्ष पता ही है कि मतलब टॉप 10 में रैंक्स आ जाती है, ठीक है। आराम से 60 प्लस में तो आपके रैंक्स में आ ही जाते हैं, रैंक्स में आ जाती 60% है, ज्यादा। 80 में तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट टॉप 5 में भी आ जाओगे, Right. गेट नेट की बात करो तो, ठीक है। तो और अब ये एफिशिएंसी बढ़ाएं कैसे? एफिशिएंसी बढ़ाए कैसे, ये बात हो गई कि एफिशिएंसी बढ़ाएगी, तो ये इसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एक रेगुलर इसकी भी प्रैक्टिस होती है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो है कि कैसे बढ़ानी है, ये हर एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गेट का अलग है, नेट का अलग है, और जीएसआई के एग्जाम्स दे रहे हो तो उसका अलग है, ठीक है। तो हर तो एक की अलग प्रैक्टिस आपको हर एग्जाम के हिसाब से करनी है। हिसाब से करनी है, ठीक है। और बस ये चैलेंज ये होता है कि जब आप 3 एग्जाम दे रहे हो तो ये जो स्ट्रेटजी है आपकी, वो 3 एग्जाम में अलग अलग तरीके से आप बदल के, हाँ, तो वो मैनेजमेंट वाला इशू आ गया मैनेजमेंट वाला इशू है कि आप कैसे करते हो मैनेज। कैसे। तो अब जब हम बात करें कि कैसे एफिशिएंसी अपनी कैसे बढ़ाए, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके लिए हर एक एग्जाम को समझना पड़ेगा कि हर एक एग्जाम है क्या, Right. उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, चलो फिर एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 एग्जाम हो गए, गेट, नेट और जीएसआई की। वैसे आपको सबसे इजी कौन सा लगता है सर? मुझे सबसे इजी इसमें से नेट लगता है, क्योंकि रैंक आया इसलिए। नहीं, रैंक तो आया ही है, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेजेस है जो मुझे लगता है कि आप अगर थोड़े से आप एफिशिएंटली कर लो ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब आप सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन से, ठीक है। तो नेट का मैं इसीलिए मैं मानता हूँ क्योंकि देखो टॉपिक सब में सेम ही है, गेट में 14 है, नेट में 16 है, यूपीएससी में 15 है, लगभग सेम ही है, ठीक है। अब नेट में ना क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है तो उसमें एफिशिएंसी का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है,
तो इसलिए अब चॉइस ऑफ क्वेश्चंस भी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है वो सब एफिशिएंट चॉइस होनी चाहिए, राइट? राइट। तो वो मैंने अपना स्ट्रेटजी एक तरीके से मैक्सिमाइज करके रखा था नेट के लिए, तो इसीलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता। तो लेकिन आप टॉपिक देखें तो सब में लगभग सेम है। तो जो सबसे इनिशियल पार्ट है, अच्छी बात यह कि सबसे इनिशियल जो सबसे मेन पार्ट होता है वो सबका लगभग सिमिलर है। तो गेट में 14 टॉपिक्स है, नेट में 16 टॉपिक्स है। नेट में बस आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एक्स्ट्रा आता है, ये एक्स्ट्रा आता है वो भी इसलिए क्योंकि नेट के एग्जाम में जियोफिजिसिस्ट भी बैठता है और सब लोग जो अर्थ साइंस के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सब एग्जाम दे रहे हैं। नेट का जो एग्जाम है वो जियोलॉजी का एग्जाम नहीं है, वो अर्थ साइंस का एग्जाम, अर्थ साइंस एंड प्लानिटरी साइंस। तो इसीलिए उसमें थोड़े से टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं। तो इसमें एक बात तो ये हो गया कि सबका सिमिलर। अब नेट में क्या है, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि नेट में ओशनोग्राफी आता है, क्लाइमेटोलॉजी आता है, जियोफिजिक्स आता है, तो कैसे प्रिपेयर करें, इसमें कितना ध्यान। तो इसको बस आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आप जियोलॉजी स्टूडेंट है, अब आप कंपीट तो कर रहे किसी जियोफिजिक्स के स्टूडेंट के साथ। अब जो जियोफिजिक्स का स्टूडेंट है वो जियोलॉजी इतना खास प्रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन जियोफिजिक्स पे मेन फोकस रख के आएगा। बट नेवरदलेस वो जियोलॉजी का कुछ तो प्रिपरेशन करेगा ही, तो ताकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बन जाए। क्या तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी है जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, वो तो बन जाए। तो एक जियोफिजिसिस्ट जो है वो जियोलॉजी के आसान क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको तो सॉल्व कर ही देगा। तो इसीलिए ये एडवांटेज को इक्वलाइज करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि हर एस्पिरेंट को थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे हल्का सा पढ़ के रखना चाहिए, जो जैसे जियोलॉजी के अलावा जो टॉपिक्स है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, उसका बेसिक्स तो पढ़ के रखना चाहिए, ताकि उसके आसान डायरेक्ट क्वेश्चन जो वो भी सॉल्व करें। हाँ, जैसे एटमॉस्फेयर के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया या ओशन करंट्स पे क्वेश्चन आ गया, तो ये एटलीस्ट यू कैन डू वार्म करंट क्या है, कोल्ड करंट, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा नेट के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। बाकी ये चीज मुझे भी लगती है कि हाँ, मतलब ये तो विन विन है कि थोड़ा सा पढ़ के आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए। राइट, और इसीलिए हम लोग स्ट्रेस भी करते हैं, हम लोग जो पढ़ाते हैं हम लोग बोलते भी है कि ये टॉपिक से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ताकि नेट के हिसाब से आपको एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, राइट। जियोफिजिक्स का ये भी है कि जियोफिजिक्स गेट में भी है, कॉमन सेक्शन में, तो पढ़ना ही है उसको अगर आपको, तो क्योंकि उसमें क्या गेट में ऑप्शन नहीं है, गेट में सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। राइट, तो वो छोड़ा तो मार्क्स ही कम हो जाएंगे। राइट, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, तो नेट में उसका यूज करने में कोई वो नहीं। राइट। अब थोड़ा सा एग्जाम को समझ लेते हैं। एग्जाम है, ठीक है, तो अगर आप गेट एग्जाम की बात करें तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार तो बहुत ही ज्यादा थे। राइट, और एनएटीज रहते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। तो इसकी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, गेट के स्पेसिफिकली जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको 20-30 क्वेश्चन पर टॉपिक, जैसे 14 टॉपिक है तो 20-30 क्वेश्चन पर टॉपिक आपको करने, और इसके लिए आप और ये आपको ठीक है, वो वीकली मंथली आप अपना डिसाइड कर लीजिए, लेकिन हर टॉपिक पे उतना आपको करना है। ठीक है, और अब इसका एडवांटेज क्या है कि 20-30 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि गेट में क्वेश्चन कितने डेप्थ पे आता है। राइट। अब प्रिपरेशन करते समय एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से कि आप सेडिमेंटोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो। अब प्रिपेयर करने के लिए आप बहुत सुपरफिशियली प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने ऊपर से पूरा देख लिया, जस्ट स्किम कर लिया चैप्टर्स, या फिर ये हो सकता है कि आपने बहुत इन डेप्थ पढ़ लिया उसको, जैसे कि आपको उसमें रिसर्च ही करना है। ऑब्वियसली अगर उतना अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ही आपको, लेकिन टाइम अपने पास उतना है नहीं, लगभग 3 वीक्स का ही टाइम रहता है स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जब आप क्वेश्चंस करते हो, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस जब आप लगाते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने डेप्थ में हर टॉपिक को प्रिपेयर। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, या हाँ, क्योंकि कभी कभी लगता है जैसे IUGS का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन वो किस डेप्थ तक पूछ लेगा ये आइडिया नहीं रहता कि आप भाई चलो ऊपर IUGS पढ़ के चले गए, या सेडिमेंट्री में आप सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन पढ़ के चले गए, लेकिन वो किस तरह का, कितनी डेप्थ तक पूछेगा वो चीज़, राउंडनेस पे क्वेश्चन आ गया, मैच्योरिटी पे क्वेश्चन आ गया, तो वो चीज़ पे भी आपको समझ के। और इसमें हर्ष ऐसा है ना कि इसमें देख लेने क्वेश्चंस, लेकिन इट वुड बी, लेट्स से आपने 30 क्वेश्चन देखे, तो अगर आपका दिमाग में अगर आप ये सोचो कि मुझे 30 क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो जाने चाहिए, उतने डेप्थ में मुझे आना, आई थिंक दैट इज अ फुलिश आइडिया। ठीक है, उतना भी नहीं करना चाहिए कि मतलब कि मुझे 30 क्वेश्चन हर टॉपिक में आ जाए, ये हो नहीं सकता। तो आप ऐसा प्रिपेयर करिए कि मुझे
27, 28, 26 क्वेश्चंस मुझे आ जाए हर टॉपिक में, उतना मेरा लेवल हो। क्योंकि अगर आप परफेक्शन अचीव करने जाएंगे तो होगा ये कि बहुत बहुत कुछ छूट जाएगा। और बहुत कुछ छूट जाएगा। मतलब ये होगा कि आपके लेट्स से आपने इग्नियस पेट्रोलॉजी के 30 क्वेश्चन राइट लाना है, आपने वैसा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो 2 ही क्वेश्चन आए, वो तो एक प्रॉब्लम हो ही सकता है, लेकिन होगा ये, मतलब प्रैक्टिकली ये होगा कि आपने 30 के 30 क्वेश्चन इसके तो लगा लेंगे, लेकिन फिर आप कोई दूसरा टॉपिक है लेट्स से कि रिमोट सेंसिंग है, उसके फिर आपके 30 में से फिर 10 क्वेश्चन ही लग रहे हैं, आपको ओवर फोकस ऑन वन सब्जेक्ट कैन ये डिस्ट्रॉय यू। right. एग्जाम पे तो आप खत्म हो जाओगे फिर। हाँ, मतलब आपके उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं, साइड लेकिन में आप पढ़ ही सकते। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको हर टॉपिक पे ध्यान देना, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अगर आपको वही 30 में से 25 क्वेश्चंस निकालने हैं, तो लेट्स से 80% एफिशिएंसी आपको रखनी है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 3 वीक्स का टाइम देते हो तो हर एक में हो जाता है, ठीक है। तो और थोड़ी चीज़ें जो थोड़ी ध्यान देनी है वो ये है कि MCQ है, MSQs है, NATs है, ठीक है। तो जो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप के है उसमें नेगेटिव मार्किंग कई बार नहीं होता, नहीं होती। तो उसको जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको फिर दिल खोल के अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं उसमें, उसको तो अच्छे से करके ही आना है, भले आपको कुछ भी लगे। तो वैसे क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आपको जो भी लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ अटेम्प्ट करके ही आना है। हाँ, लेकिन एकदम मतलब एकदम एब्सर्ड भी नहीं, बट एब्सर्ड नहीं, लेकिन लॉजिक कुछ लगा के कुछ लॉजिक लगा के, मतलब ऐसा नहीं कर देना है कि उस पर आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसा भी नहीं करना, आंख बंद करके नहीं करना है, लॉजिक लेकिन करके आना, मतलब कहने का मतलब छोड़ना नहीं है कुछ। छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। मतलब होता ही है ना कि ये सही है या गलत है, अगर आप डाउट में हो तो वैसे डाउट में रहने, अगर हो मल्टीपल सिलेक्ट में तो भी आप करके आइए डाउट में। अगर बिल्कुल ही नहीं आता है टॉपिक और समझ में पल्ले ही नहीं पड़ा क्वेश्चन, तो फिर आप करें चिंपैंजी करें, एक ही बात एक ही बात है फिर, ठीक है, वैसा हो जाएगा। और बढ़िया, द जस्ट इज की यस, मतलब ये इस तरह की ये प्रिपरेशन है, राइट। लेकिन नेट में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नेट में है कि फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है हर जगह पर, ठीक है, तो उसमें फिर जो भी क्वेश्चन करो ध्यान से ही करो, और उसमें लेकिन नेट में अलग एडवांटेज है, आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस काफ़ी है, तो अब इसमें ऑप्शंस के बीच में उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैं बोलने जाऊंगा तो और आधा घंटा लग जाएगा, तो उसका एक अलग से ही हम लोग पे एक अलग वीडियो बना देंगे कि नेट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। वो तो पेपर की बात हो गई, लेकिन जब प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप सेट बना लो हर टॉपिक का, और उस पर 20-30 क्वेश्चंस आप उसके पर टॉपिक करो, तो आपको दोनों एग्जाम का आइडिया लग जाएगा। अब मतलब ये आपको कब करना है, जब आप प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हो तब करते चलिए, सॉल्व करते चलिए क्वेश्चंस, और मतलब आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी उसके साथ। लेकिन ये करते हुए चलना है, क्वेश्चंस लगाते हुए ही चलना है, ताकि आपको हाँ, पता चले कि एक ये बड़ी प्रॉब्लम है सागर की, मतलब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे ही स्टूडेंट हैं, लेकिन ये कि सर एक बार पूरा हो जाए फिर हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे ये, और इस चक्कर में लास्ट में कुछ पूरा होता नहीं है और फिर क्वेश्चन भी ढंग से लग नहीं पाता। तो जो ये कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रांगली एडवाइस ये है कि एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन लगाते चलो, ताकि उसी समय पता चल जाए कि तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी या ये चीज़ इस डेप्थ तक पढ़नी थी, वो पता रहे। अगर आप पढ़ कुछ और रहे हो, क्वेश्चन आपको पता नहीं है, और फिर एक तरह से वो हौच पौच हो जाएगा, फिर आपने पढ़ा भी और नहीं बन भी नहीं रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ही मतलब एक तरह से सेल्फ डाउट वाला सिचुएशन आ जाता है कि स्टूडेंट में लास्ट में किसी सब पढ़ भी लिया और क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, तो फिर ये साथ में रखना है। और कमिंग टू GSI का जो एग्जाम है, नाउ दिस इज अनदर बोर्ड गेम ऑल टुगेदर, तो उसमें फिर प्रीलिम्स तो होता ही है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, चलो उसमें GS है उसमें, तो उसमें आपको थोड़ा साइंस का भी प्रिपेयर करना, साइंस मैथ भी थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से। इसमें सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होता है, हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका एक चीज़ मेरे को पता है कि मतलब जो ये क्वेश्चन पेपर आते हैं इसमें देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन नहीं आता है। टाइप्स अगर रामजे का क्लासिफिकेशन फोल्ड का पूछा है तो किसी और तरह से पूछ लेगा, बट वो क्लासिफिकेशन पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो रेपिटेटिव हैं हर टॉपिक में, अगर आप वही अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उनकी लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे जज इस बेसिस पे नहीं हो रहा कि आपको आता है कि नहीं,
वहाँ पे जज इस बेसिस पे हो रहा है कि आपने कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है उसको। राइट रामजे का जो क्लासिफिकेशन है या फोक का क्लासिफिकेशन है या सैंडस्टोन का जो क्लासिफिकेशन डनहम क्लास, उसमें आपने कितना अच्छे से डायग्राम बनाया है, कितने अच्छे से आपने उसको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सामने वाला आपके प्रेजेंटेशन पे जज करेगा। बिल्कुल और क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, तो उसमें तो रिपीटेशन है ही। तो कुछ 8 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक में ऐसे हैं जो आते ही हैं राइट या जो आएंगे, रिपीट होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो उनकी प्रैक्टिस करना। और दूसरी चीज कि लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब टू बी ऑनेस्ट 12th के बाद से कुछ सेमेस्टर के एग्जाम हटा लें तो ज़्यादा लिखा है नहीं किसी ने, तो उसकी एक प्रैक्टिस होती है 3 घंटे लगातार लिखने की। तो आने के बाद भी कभी कभी एग्जाम में मन करता है कि अरे यार छोड़ो, कौन लिखे, हाथ दर्द कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसकी एक प्रैक्टिस चाहिए। राइट राइट। तो वो एक एस्पेक्ट है जो जीएसआई से स्पेसिफिक है आपको। तो लेट्स से कोई एक टॉपिक, मतलब जस्ट टू समराइज, आप स्ट्रक्चर जियोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो गेट के कुछ क्वेश्चंस रखो साथ में, नेट के कुछ क्वेश्चंस रखो, और लास्ट ईयर जो यूपीएससी जीएसआई में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रखिए, और उन सब को एक साथ लेके चलना है। राइट, प्रैक्टिस इसी ही करनी है। फिर आता है कि अब एग्जाम ही आ गया तो अब क्या करें। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले ये कि 20-30 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आपके पास एक टेस्ट सीरीज हो। राइट। तो उसका क्या इसमें इंपॉर्टेंस लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम अगर हम दे रहे हैं, उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कंसेप्ट्स अपने बना लिए, आपने रिवीजन भी कर लिया और आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब ये समझिए कि ये तो आपका प्रिपेयर हो गया टॉपिक, ठीक है, आपने टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करी, सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करी। अब थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए उस एग्जाम के लिए। राइट। तो अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से गेट, नेट और जीएसआई, तो उसमें से आप किसी एक को लेके चलिए कि मैं अभी नेट का एग्जाम का प्रिपेयर करूँ। तो ये मतलब जब एग्जाम आने वाला उस हिसाब से आप स्विच कर लो, उस हिसाब से स्विच कर लो। तो उसमें एटलीस्ट 1 month to 2 month आपको उस एग्जाम के लिए दें। अब एग्जाम के लिए हाँ, मैं तो 2 बोलूंगा, 2 तो सही है। 2 तो सही। तो एटलीस्ट मतलब उसमें क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें सिर्फ, जैसे मैंने बताया, सिर्फ टॉपिक नहीं, आपकी एफिशिएंसी मैटर करती है उस एग्जाम के लिए। राइट। तो आप उस मोड में होने चाहिए कि आपने उस चीज़ के लिए जो है, एग्जाम के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, ताकि जब आप मेन एग्जाम दो तो आपको लगे कि बस ये रेगुलर समथिंग है, मैं जो करता हुआ आया हूँ वही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आउट ऑफ द ब्लू मैं कुछ बिल्कुल नया करने के लिए, अनोखा करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। आपको उसकी हैबिचुएटेड होना चाहिए उस चीज़ को लिए। 65 क्वेश्चन अगर आपको गेट के करने हैं 3 घंटे में, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप कोई टेस्ट सीरीज टाइप का ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप जहाँ से भी जो भी अवेलेबल है, एक टेस्ट सीरीज आप रखिए। लेकिन एक बार एक अच्छी डिसेंट टेस्ट सीरीज जिसमें सॉल्यूशंस अच्छे हों और आपको पूरा अपना एक तरह से रिफ्लेक्शन या सेल्फ इवैल्यूएशन मिल जाए। क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसी, मतलब आपको ये भी फायदा होता है कि उसमें रैंक भी आती है, कई लोग कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो आप जज कर लेते हो कि हाँ भाई चलो, अगर पेपर टफ था तो सबके काम आए, और रैंक से आपको पता चल जाएगा। राइट। तो स्कोरिंग एबिलिटी वो पेपर के टफनेस पे भी डिपेंड करती है। तो एक आपको एक तरह से कह लो कि एक नेशनल लेवल पे आपको एक अपना इवैल्यूएशन कर लो आप, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर एग्जाम, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी हमने कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो मैंने तो कभी बिना मॉक टेस्ट से करी नहीं, क्योंकि उस एग्जाम के मोड में आने में ही आपको 3-4 मॉक टेस्ट लग जाएंगे। बिल्कुल। अरे मतलब इवन यार, लोग ड्राइविंग टेस्ट का भी अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें भी मॉक टेस्ट करके जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई गलती करने वाले हो तो इट्स बेटर ना कि आप पहले ही वो मॉक टेस्ट में कर लो और पता चल जाए। मेन एग्जाम में आप गलती डोंट अंडरएस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मॉक टेस्ट। मतलब मेन एग्जाम में अगर आप गलती करोगे, उसके बाद आपको अगला मौका मिलेगा फिर अगले एग्जाम में 6 महीने 1 साल बाद आएगा। राइट। गेट तो एक बार, मतलब तो एक अगले साल ही होगा मौका। तो राइट, मतलब नो स्टोन्स अनटर्न्ड में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन है कि हाँ भाई आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लो और फिर मेन एग्जाम में बैठो, सो दैट आपको आइडिया है कि अगर पेपर टफ है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है, लगातार मुझसे 4 क्वेश्चन नहीं बने तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। लोग घबरा जाते हैं, 4 नहीं बन रहे या फिर न्यूमेरिकल के बाद न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो एक नर्वसनेस आना बहुत ही लाजमी है कि वो आ ही जाए। तो उस मोड में कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करूंगा, इसकी प्रैक्टिस सीधे एग्जाम में नहीं करनी है, और मॉक टेस्ट में करनी है। और मॉक टेस्ट अगर आप कई बार देते हो, अगर 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार दे दिया आपने कुछ टेस्ट, तो आपको खुद ही समझ में आया कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये होती है।
और Right. दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एग्जाम्स को ऐसे देख के ऐसे प्रिपेयर करके ऐसे देना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्लान बताता हूँ मैं कि इस तरीके से एग्जाम देना। अब ये प्लान भी ना तभी काम आएगा जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, क्योंकि Right. आपको बताया गया है कि आपको ऐसे स्टीयर करना है, वैसे स्टीयर करना है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो सीधे मेन एग्जाम में जाकर तो आप नहीं कर लोगे ना, तो एक्सीडेंट पक्का है फिर। पक्का है फिर। तो इसीलिए वो है कि वो मॉक टेस्ट में वहाँ पर भी आप थोड़ा प्लान लगा के चलेंगे कैसे देना है। हर बार हर सक्सेसिव मॉक टेस्ट में आपको अपनी स्ट्रेटजी इम्प्रूव करते हुए या फिर आप अल्ट्रा ब्रिलियंट हो, मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो लेकिन जनरल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि आपको इम्प्रूव करना है, कॉम्पीट करना है, तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी। सो ये बेसिकली एक तरीका हो गया कि जो भी एग्जाम आ रहा है आप तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ करोगे, राइट। आप 20-30 क्वेश्चंस लगाओ पर टॉपिक, गेट के, नेट के 8 से 10 क्वेश्चन आंसर राइटिंग, डू दैट, एंड ऑल्सो as the exam approaches switch to mock tests of those exam so that you can have a healthy understanding of how to score maximum, then go for that exam। फिर जैसे जो एग्जाम आ रहा है अप्रोच करना है उसको। तो ये नहीं करना है कि पहले गेट का कर लूँ फिर नेट का कर लूँ फिर GSI कर लूँ। यू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज एक ही बार आदमी कोई टॉपिक पढ़ रहा है अच्छे से तो एक बार में ही सारा आप, मतलब दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो अगला वीडियो तो हम फिर उसे भी बनाएंगे सागर की कैसे नेट का एग्जाम देना यस, है, कैसे नेट का या गेट का एग्जामिनेशन जो है उस पर कैसी स्ट्रेटजी रख के देना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो उस पर हम लोग बनाएंगे भी जब तो उसमें ये नहीं है कि वो सीधे जाके एग्जाम पे ही अप्लाई करना है। मॉक टेस्ट में भी मॉक टेस्ट में और जब भी आप प्रिपेयर करो तब आप उसको आप लेके हाँ, जो आप वीकली टेस्ट दे रहे हो या जो भी आप दे रहे हो तो उसमें भी हो सकता है कि प्रैक्टिस ही की है। ये जो एफिशिएंसी की बात मैं कर रहा था, जो इतना स्ट्रेस कर रहा था, उसमें प्रैक्टिस ही की है, ठीक है, सिर्फ समझने से नहीं है। तो वो फिर हम लोग अगले वीडियो में रखते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो मोरलेस हमने सारे क्वेश्चंस मतलब शायद आंसर कर दिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो जो नहीं आंसर किया हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो। और अगर आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर दो हमसे, तो हम उसमें ही बता सकते हैं कुछ अगर इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर आपको लगता है कि हमारी एडवाइस काम करेगी तो यू कैन शेयर योर स्ट्रेटजी, और लिखोगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। सो फील फ्री टू राइट योर suggestions and your method and any question that you have in the comment box। और अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन को लेके, नेट गेट जैसे कि एग्जामिनेशन को लेके कोई भी डाउट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके we'll definitely get back। हम लोग we always get back। तो ठीक है, ओके, तो चलो साइनिंग ऑफ, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं फिर। बाय बाय बाय। बाय, कीप लर्निंग।